नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम शंकर, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज सिवान, बीए ऑनर्स पार्ट 2 के छात्रों के लिए एक व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका शीर्षक है श्रमिक आंदोलन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत को जो स्वतंत्रता मिली वह 1947 में मिली। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1947 के बाद ही श्रमिकों का आंदोलन शुरू हुआ। श्रमिकों के आंदोलन का इतिहास हम देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जब अंग्रेज़ों का शासन था, ब्रिटिश का शासन भारत पर था, उस दौर में ही ये धीरे धीरे कई ऐसे ट्रेड्स थे जिसके कर्मचारी लोग आपस में मिल कर के असंगठित तौर पर छिटपुट हड़ताल करना शुरू कर दिए। धीरे धीरे उनमें संगठन का भी विकास हुआ। उनको बहुत सारे जो स्वतंत्रता के आंदोलन में लगे हुए बुद्धिजीवी और क्रांतिकारी लोग थे, उन लोगों ने भी समर्थन प्रदान किया और श्रमिकों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में जमकर भाग लिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब रेलवे, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ जैसी उपयोगी सेवाओं का विस्तार अंग्रेज़ों के द्वारा किया जा रहा था, उस समय भी भारत में उसी समय से मजदूर वर्गों का उदय शुरू हुआ। इन मजदूर वर्गों ने शुरू में ही मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत, चेन्नई, वर्धा आदि स्थानों पर सूती मिलों, बागानों तथा रेलवे में भी असंगठित होकर और छूट-फूट हड़तालें की। हालांकि इन हड़तालों का उस समय बहुत ज़्यादा कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं दिखा। 1970 में बंगाल में एक ब्रह्म समाजी, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता और नव जागरण का अग्रदूत कहा गया। उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, इन सब के लिए बहुत ही सशक्त तरीके से प्रयास शुरू किया और उनको सफलता भी मिली। विलियम बेंटिक का सहयोग भी मिला और सती प्रथा जैसी जंगली और अमानवीय प्रथा से भारत को मुक्ति भी मिली। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया। तो ऐसे ब्रह्म समाज ने उस समय एक आंदोलन का भी रूप ले लिया था, खास करके मूर्ति पूजा के विरोध में और जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उन सब के विरोध में राजा राम मोहन राय ने जो ब्रह्म समाज का संगठन खड़ा किया, इस संगठन के लोगों ने समाज में सुधार के लिए तन मन धन से कार्य करना शुरू किया। ऐसे ही ब्रह्म समाजी शशि पद बनर्जी ने मजदूरों का एक क्लब 1870 ईस्वी में स्थापित किया और सिर्फ क्लब ही नहीं बनाया, उन्होंने एक पत्रिका भी निकाली, भारत श्रमजीवी नामक एक पत्रिका निकाली।
इस पत्रिका का उद्देश्य मजदूरों को शिक्षित करना था, उसको आवश्यक जानकारी देना था ताकि वो समझ सके कि उन्हें क्या मिलना चाहिए, क्या क्या सुविधाएं मिलना चाहिए और क्या मिल रहा है। 1878 ईस्वी में सोराबजी सपूरजी बंगाली ने मुंबई विधान परिषद में मजदूरों के काम के घंटे सीमित करने के लिए एक विधेयक रखने का प्रयास किया। हालांकि उनका ये प्रयास सफल नहीं हो पाया, फिर भी ये बहुत ही प्रभावशाली रहा। 1880 में मुंबई में नारायण जी मेघाजी लोखंडे ने दीनबंधु नामक अंग्रेजी मराठी साप्ताहिक पत्रिका निकाली। 1890 में देखते हैं कि उन्होंने बम्बई मिल हेड्स एसोसिएशन शुरू किया। मुंबई फैक्ट्री आयोग को उन्होंने मजदूरों की मांगों के समर्थन में 5500 मजदूरों के हस्ताक्षर से एक स्मारक पत्र भी भेजा था। अब हम स्वतंत्रता के पूर्व जो भारत में श्रमिक आंदोलन हो रहे थे उसको थोड़ा सा डिटेल्स में जानने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम देखें कि असम में जो चाय के बागान थे, इन बागानों का जो मालिक था वो अंग्रेज लोग होते थे। इन बागानों में मजदूरों की हालत दासों जैसी थी। उन मालिकों को कानून के द्वारा मजदूरों को कैद करने, सजा देने का और काम छोड़कर जाने से रोकने के भी अधिकार मिले हुए थे। इसी से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन चाय बागानों की मजदूरों की स्थिति कैसी थी कि उनको कैद करने, सजा देने और कोई मजदूर यदि काम को छोड़ करके जाना चाहता है तो उनको जाने नहीं देना है, ऐसा अधिकार उनको मिला हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रवादी अखबारों ने इन बागान मालिकों के विरुद्ध जबरदस्त अभियान चलाया। मजदूर वर्ग की पहली संगठित हड़ताल जो है ब्रिटिश स्वामित्व और प्रबंध वाली जो रेल थी, ग्रेट इंडिया पेंसिलिन रेलवे में 1899 में सिग्नल पर काम करने वाले लोगों की हड़ताल से शुरू हुई। ये हड़ताल इन लोगों ने काम के घंटे तय करने और अन्य सेवा शर्तों से जुड़ी ही बातों के लिए किया था। बाल गंगाधर तिलक ने और केसरी ने उनके समर्थन में महीनों अभियान चलाया। फिरोज शाह मेहता, डी वाचा, सुरेंद्रनाथ टैगोर जैसे राष्ट्रवादियों ने भी इन हड़तालियों की सहायता के लिए जनसभाएं की, कोष भी इकट्ठा करने का कोशिश किया। श्रमिक आंदोलन 1903 से 1908 तक स्वदेशी आंदोलन का भी रूप ग्रहण कर लिया। इस समय में हड़तालियों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। स्वदेशी आंदोलन के नेताओं ने अस्थायी ट्रेड यूनियनों, हड़तालों, कानूनी सहायता तथा कोष इकट्ठा करने के अभियानों को भी उत्साहपूर्वक चलाया। हड़ताली मजदूरों के समर्थन में बिपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास, लियाकत हुसैन आदि राष्ट्रीय नेताओं ने उनकी सभाओं को कई बार समर्थन दिया, उसमें जाकर के भाषण दिया, उनका उत्साहवर्धन किया। 16 अक्टूबर 1905 को जो बंग भंग के विरोध में सारे देश में आंदोलन हुए थे, उस आंदोलन में भी मजदूरों ने हड़ताल करके भाग लिया। जूट मिल के मजदूर, प्रेस फैक्ट्रियों के कामगार, रेलों में काम करने वाले कुलियों ने भी अपने काम पर न जा कर के
वंदे मातरम गाते हुए हड़ताल में भाग लेना शुरू कर दिया। पंजाब के रावलपिंडी में भी हथियार गोदाम और रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग के मजदूरों ने भी हड़ताल कर दी। 1920 ईस्वी में ये भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, एटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष बनाए और दीवान चमनलाल इसके महामंत्री बने। लाला लाजपत राय ने अपने अध्यक्षीय भाषण में एक बार कहा कि भारतीय श्रमिकों को राष्ट्रीय स्तर पर संगठित होने में एक क्षण का भी समय नहीं गंवाना चाहिए। देश में संगठित होने, आंदोलन करने और शिक्षित करने की सबसे अधिक ज़रूरत है। हमें हर हालत में अपने मजदूरों को संगठित करना चाहिए, उन्हें चेतनशील बनाना चाहिए। एटक ने मजदूरों के लिए अपनी घोषणा पत्र जारी की और उसमें कहा कि भारत के कामगारों, आपके पास आपके राष्ट्रीय नेता स्वराज की मांग करते हैं। आपको चाहिए कि वो इसमें आपको छोड़ न दे। आपके लिए राजनीतिक आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। यदि आपको आर्थिक आज़ादी नहीं मिलती है, इस आंदोलन के आप अभिन्न अंग हैं। यदि आप इसकी उपेक्षा करेंगे तो आपकी स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी। ये बातें एटक ने अपने मजदूरों के लिए घोषणा पत्र में कही। भारत में पूंजीवाद और साम्राज्यवाद दोनों से लड़ने के लिए लाला लाजपत राय ने मजदूर वर्ग की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और 7 दिसंबर 1920 को कहा कि संगठित पूंजी ने भारत का खून चूस लिया। आज यह संगठित पूंजी के पैरों के नीचे बेहाल पड़ा है। सैन्यवाद और साम्राज्यवाद पूंजीवाद के जुड़वे बच्चे हैं। वे तीनों एक में ही हैं। एक ही के 3 रूप हैं। इनकी छाया, इनका फल, इनके तने सब जहरीले हैं। बहुत हाल में इनके जहरीले प्रभाव के लिए प्रतिविष ढूंढा गया है और वह प्रतिविष है संगठित मजदूर। यानी लाला लाजपत राय ने इसको संगठित मजदूर को अंग्रेज़ों के लिए या साम्राज्यवाद के विरोध में या संगठित पूंजी के विरोध में बहुत बड़े हथियार के रूप में देखा। 1919 और 1921 के बीच अनेक अवसरों पर रेलवे के कर्मचारियों ने आंदोलन किया। उन्होंने असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में भी हड़ताल रखी। नवंबर 21 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आने के समय कांग्रेस ने सारे देश में जब बहिष्कार का आह्वान किया, उस समय संपूर्ण देश में मजदूरों ने भी हड़ताल किया था। गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद में एक टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की, TLA। इसकी सदस्य संख्या उस समय 14,000 के लगभग थी। इस एसोसिएशन ने 1918 में एक विवाद के दौरान मजदूरी में 27.5 बढ़ोतरी कराई थी। 27.5% की बढ़ोतरी कराई थी। 1927 के प्रारंभ में अलग अलग भागों में विभिन्न कम्युनिस्ट दलों ने अपने को वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी WPP यानी कामगारों और किसानों की पार्टी के रूप में संगठित। इसके नेता थे श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, पूरनचंद जोशी, सोहन सिंह जोशी आदि। 1988 तक इस पार्टी का प्रभाव बहुत बढ़ गया। इसकी सदस्य संख्या 324 से बढ़कर के सीधे 54,000 हो गई। तो इस तरह से रेलवे के मजदूरों, जूट मिलों, नगर पालिकाओं, कागज़ मिलों, चेन्नई की बर्मा ऑयल कंपनी आदि में कम्युनिस्टों की जो स्थिति है वो बहुत प्रभावशाली हो गई।
नवंबर 1927 में एटक ने साइमन कमीशन का भी बहिष्कार किया। ब्रिटिश सरकार ने मजदूरों में बढ़ती हुई उग्रता और राजनीति में उसकी सक्रियता से भयभीत होकर मजदूर वर्ग पर दोहरा आघात किया, यानी दोहरा चोट किया। एक तरफ उसने दमनकारी कानून बनाए, जैसे पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। एक ही बार में मजदूर आंदोलन में सक्रिय नेताओं को गिरफ्तार करके उसके विरुद्ध षड्यंत्र करने का मुकदमा चलाया, जिसे मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इसकी ओर कुछ और रियायतें देकर मजदूर आंदोलन के एक बड़े हिस्से को सरकार ने तोड़ दिया, उसे संविधानवादी संगठनवादी मोड़ दे दिया। इससे मजदूर आंदोलन को बहुत चोट पहुंचा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश भर में मजदूरों ने हिस्सा लिया और मुंबई में भी कांग्रेस ने ये नारा दिया कि मजदूर और किसान कांग्रेस के हाथ पांव है, यानी मजदूरों को साथ लेकर के आज़ादी की लड़ाई लड़ने की भरपूर कोशिश की गई। 1937 और 1939 के बीच इन ट्रेड यूनियनों की संख्या 271 से बढ़ करके सीधे 562 तक पहुंच गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मजदूर वर्ग ने हड़ताल किया। इसमें 90,000 मजदूरों ने भाग लिया। 9 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में मजदूरों ने देश भर में हड़तालें की। 1946 में नौसैनिकों का जो विद्रोह हुआ उसे भी मजदूरों ने समर्थन दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन मजदूर आंदोलनों का, श्रमिक आंदोलनों का जो रिकॉर्ड है वो अपनी सुविधाओं के साथ साथ अपने लिए काम के घंटे, न्यूनतम मजदूरी, ये सब के लिए आवाज़ उठाने के साथ साथ देश की आज़ादी की लड़ाई में भी सक्रिय तरीके से भाग लिया। स्वतंत्रता के बाद भी ट्रेड यूनियन जारी रहा, श्रमिक संगठन और श्रमिक आंदोलन ये जारी रहे। 1947 में कांग्रेस ने इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की, तो समाजवादी दलों ने भी हिंद मजदूर सभा की स्थापना कर दी। 1950 में साम्यवादी वामपंथियों ने यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। बाद में हम चल करके देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी श्रमिकों के लिए एक अलग संगठन बना दिया। इस तरह से सभी दलों ने प्रायः श्रमिकों के लिए अपना एक अलग से संगठन खड़ा कर दिया। इन श्रमिक संघों का जो उद्देश्य है वो पहले देखते हैं प्रारंभिक दौर में तो आर्थिक विषयों से संबंधित थे, उनका राजनीतिक से कोई विशेष संबंध नहीं था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये सभी ट्रेड यूनियनें किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ने, इस प्रकार से भारत में श्रमिक संघों का जो उद्देश्य है उसे हम मुख्य रूप से ही देखते हैं कि भारतीय श्रमिक संघों का उद्देश्य मुख्य रूप से श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाना, उनके हितों को संरक्षण प्रदान करना है। और इसके लिए संगठन अधिक मजदूरी देने, यानी अधिक मजदूरी के लिए आंदोलन करने, अपनी बात रखने, कार्य के घंटे निश्चित करने, कार्य की दशाओं में सुधार, छटनी के विरुद्ध संरक्षण, शोषण के विरुद्ध संरक्षण आदि के लिए प्रयास करती है। इन भारतीय श्रमिक संघों की जो कार्य प्रणाली है
उसकी विशेषताएं हम देखें तो सबसे पहले हम ये पाते हैं कि भारतीय जो श्रमिक संगठन है वो अच्छी तरह से संगठित नहीं है और इसलिए ये सरकार पर अच्छी तरह से दबाव नहीं डाल पाते। दूसरा, इन श्रमिक संगठनों का किसी न किसी राजनीतिक दलों से संबंध है और ये उनके नियंत्रण में, उनके छत्र छाया में कार्य करते हैं। तीसरा, ये देखते हैं कि विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंध होने के कारण श्रमिक संगठनों में परस्पर टकराव और मतभेद भी पाया जाता है। चौथा, भारत में श्रमिक संघों का जो नेतृत्व है वो श्रमिकों के स्थान पर पॉलिटिकल लीडरशिप के हाथों में चला जाता है। पांचवा, देखते हैं कि श्रमिक संघों की आर्थिक स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि उनकी जो आय है वो केवल श्रमिकों से लिया जाने वाला मासिक शुल्क है, इसलिए वे अपने उद्देश्यों के लिए ज़्यादा खर्च नहीं कर पाते। नेक्स्ट, श्रमिक संगठनों की जो अपनी कुछ मांग मनवाने में सफलता मिली है, जैसे मजदूरी की दरें बढ़वाने, कार्य की दशाओं में सुधार करवाने आदि में, लेकिन ये सुविधाएं उन्हें विधायकों के माध्यम से मिली, न कि सामूहिक सौदेबाजी द्वारा। यद्यपि श्रमिक आंदोलन हड़ताल तथा आंदोलन करते रहते हैं, परंतु हम देखते हैं कि राजनीतिक नीतियों के निर्माण में उनका बहुत अधिक प्रभाव दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकार से हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि भारतीय श्रमिक संघ जो है वो किसी न किसी राजनीतिक दल के या राजनीतिक नेतृत्व के अधीन काम करता है, जिसके चलते अब यह इतना प्रभावशाली श्रमिक संगठन के रूप में नहीं रह गया है। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।